मेरा नाम दीपक है। उस काले रंग की फाइल को मेरे सामने टेबल पर रखते हुए उस इंसान के होठों पर एक अजीब सी भरपूर मुस्कुराहट थी। मैंने झिझकते हुए फाइल की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ पर अपना भारी भरकम हाथ रखकर मुझे रोक दिया था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैं उस समय तो नहीं समझ पाया था। उसने धीमे मगर भारी शब्दों में कहा कि साइन करने से पहले एक बार सोच लो दीपक, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहोगे। तुम्हारी हर सांस और तुम्हारा हर फैसला कंपनी का होगा। मैंने भी हंसते हुए कहा कि सर, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और इस नौकरी की भी। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैंने बिना पढ़े इन कागज़ों पर साइन कर दिए थे। मुझे क्या पता था कि जिस स्याही से मैं साइन कर रहा हूँ वो स्याही नहीं, बल्कि मेरी अपनी किस्मत का एक काला अंधेरे भरा रास्ता है जो आज से शुरू हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी शर्त वो थी जो मेरी जिंदगी को जड़ से हिला देने वाली थी, मगर वो शर्त कागज के आखिरी कोने पर बहुत बारीक शब्दों में लिखी गई थी, जिसे पढ़ने की कोशिश मैंने नहीं की थी। और यही मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। मैं दीपक, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, हम लोग इलाहाबाद के खामोश इलाके में रहते थे। मेरे पापा एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे और उनकी पूरी जिंदगी फाइलों का पेट भरते भरते गुजर गई थी। वो अक्सर रातों को थके हारे घर आते थे तो मुझे अपने पास बिठा लेते थे और मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहते थे कि दीपक बेटा, मैं अपनी सारी जिंदगी में लोगों के लिए क्लर्क रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऑफिसर बनो। मैंने अपनी जिंदगी में कमियां देखी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वही सब कुछ देखे। ये सब कहते हुए पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी आंखों में मेरे लिए इतने सारे सपने थे कि मुझे कभी कभी इन सपनों के बोझ तले अपनी गर्दन झुकती हुई महसूस होती थी। मगर मैं अपने पापा से बेपनाह मोहब्बत करता था। उनकी हर ख्वाहिश मेरे लिए सर आंखों पर होती थी। मैंने दिन रात मेहनत की थी और अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। मेरी यूनिवर्सिटी की स्टडी भी कंप्लीट हुई तो पापा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतने खुश थे कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। एक शाम पापा घर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वो मम्मी के पास बैठ गए थे और मुस्कुराते हुए बोले, भावना, मैंने दीपक के लिए एक फैसला किया है। मम्मी, जो उस समय सब्जी काट रही थी, उन्होंने अपना हाथ रोक लिया था और पापा की तरफ देखा और उनसे पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं? सब ठीक तो है ना? क्या बात है? आखिर आपने ऐसा कौन सा फैसला कर लिया? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, भावना, मैं चाहता हूँ कि मैं दीपक की शादी सुमन से कर दूं। ये सुनते ही मेरी मम्मी के माथे पर तो बल ही पड़ गए थे और मैं जो दूसरे कमरे में बैठा बुक्स पढ़ रहा था, चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा था, क्योंकि मुझे उन लोगों की आवाज़ आ रही थी। सुमन मेरी चाची की सगी बहन थी। वो गांव में रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे और वो गांव में मेरे चाचा चाची के साथ रहती थी। अपनी शादी के बाद मेरी चाची उसे अपनी ससुराल ही लेकर आ गई थी और उसका सारा खर्च मेरे चाचा जी ही उठाते थे। मैंने कभी उसे देखा तो नहीं था, बस उसके बारे में सुना था कि वो गांव के स्कूल में टीचिंग करती है और बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। मम्मी ने गुस्से भरे एक्सप्रेशन से मुंह बनाते हुए कहा कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, ऑफिसर बनने वाला है, और वो गांव की अनाथ लड़की जिसका खर्च खुद आपका भाई उठाता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। आपके भाई के पास तो खुद खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। वो तो अपनी साली की शादी भी ठीक से नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो उसे दहेज भी दे पाएगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये रिश्ता ढंग का नहीं है और आप मेरे बेटे को उस लड़की के पल्ले बांधना चाहते हो। मम्मी की बात सुनकर पापा के एक्सप्रेशन सख्त हो गए थे। उन्होंने कहा, भावना, वो बेचारी अनाथ है। मेरे भाई ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसका अच्छे से ख्याल रखा है और उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या हम उसे अपने घर की बहू बनाकर उसका ख्याल नहीं रख सकते? वो बेचारी अनाथ है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और हमें दान दहेज से कोई मतलब नहीं। हमारे घर में ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मुझे दहेज की भूख नहीं है। मुझे अपने घर के लिए एक बेटी चाहिए जो तुम दोनों की सेवा कर सके। और वैसे भी मैंने तुम्हारी देवरानी गरिमा को जबान दे दी है। मैं गांव गया था। मैंने अपने भाई और उसकी पत्नी से सुमन के बारे में बात कर ली थी। मुझे तो सुमन बहुत पसंद आई है, दीपक के लिए। पापा की बात सुनकर मम्मी बड़बड़ाती रही थी।
मगर पापा के फैसले के आगे उनकी एक नहीं चली थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत कन्फ्यूज़न में था। मैं अपनी ज़िंदगी का जीवन साथी अपनी पसंद से चुनना चाहता था, या फिर कम से कम किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मेरे लेवल की हो, शहर की हो, मॉडर्न हो। मगर जब मैंने पापा की उम्मीद भरी नज़रों को देखा तो मुझसे इनकार नहीं हो सका था। मैंने अपने दिल की ख्वाहिश का गला घोंट दिया था और सर झुकाकर कहा था कि पापा, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। शादी बहुत सिंपल हुई थी क्योंकि पापा के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, और सुमन की तरफ से तो वैसे भी कोई नहीं था सिवाय मेरे चाचा चाची के। उन्हीं दोनों ने उसकी शादी कर दी थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, और मेरी चाची जो उसकी बड़ी और इकलौती बहन थी, वो ही सुमन के लिए सब कुछ थी। सुमन दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आई तो मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा था। वो सच में बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत और शर्म थी जो शहर की लड़कियों में बहुत कम नजर आती है। उसने अपना सर झुकाया हुआ था और वो खामोश बैठी हुई थी। मैंने उसके करीब बैठते हुए कहा कि सुमन, मैं जानता हूँ कि ये शादी हम दोनों के लिए अचानक हुई है, मगर मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें खुश रख सकूँ। मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। उसने धीरे से नज़र उठाकर मुझे देखा और उसकी आंखों में मुझे एक भरोसा सा नज़र आया था। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपके और आपके माता पिता की उम्मीद पर पूरी उतरने की कोशिश करूंगी। उनकी हमेशा सेवा करूंगी। मुझे उसकी बात सुनकर खुशी महसूस हुई थी। उसकी आवाज़ में जो ठहराव था, उसने मेरे दिल में एक नरम रास्ता बना दिया था। शादी के शुरू के दिन बहुत ही सुकून से गुजरे थे। सुमन एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। वो हर काम बहुत तरीके से किया करती थी। वो सुबह सवेरे उठ जाती थी, पापा का नाश्ता बनाती थी, घर की सफाई करती थी और मम्मी की हर बात पर जी जी करती रहती थी। मम्मी का व्यवहार उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी और बात बात पर उसे टोकती रहती थी। कभी घर की सफाई में कमी निकालती थी तो कभी कपड़े सही से ना धोने पर उसे डांट देती थी। मगर सुमन ने कभी भी पलटकर मेरी मम्मी को जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से उनकी हर बात सुन लेती थी और अपनी गलती ना होने पर भी उसे मान लेती थी और मम्मी से माफ़ी मांग लेती थी। वो कहती थी कि वो आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। मुझे सुमन की आदत बहुत पसंद आई थी कि वो घर में कोई लड़ाई झगड़ा या फसाद नहीं चाहती थी। धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। उसकी सादगी ने मुझे अपना दीवाना बना लिया था। हम दोनों कमरे में बैठे घंटों बातें करते रहते थे। वो मुझे गांव के किस्से सुनाया करती थी और मैं उसे अपने फ्यूचर के प्लान्स बताया करता था। हमें खुशहाल जिंदगी के सपने बुन रहे थे। अभी हमारी शादी को 2 ही महीने गुजरे थे कि हमारी जिंदगी में एक तूफान आ गया था। एक रात पापा को अचानक सीने में तेज दर्द उठा था। मैं बहुत डर गया था और फौरन उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की थी पापा को बचाने की, लेकिन वो नहीं बच सके। उन्हें हार्ट अटैक आया था जो कि जानलेवा साबित हुआ था। पापा की मौत ने हमारे घर की बुनियादें हिलाकर रख दी थी। पापा के जाने के बाद मैं तो जैसे अनाथ ही हो गया था। मेरा साया और सहारा मुझसे छिन गया था। लेकिन सुमन ने इस मुश्किल समय में मुझे बहुत संभाला था। वो खुद भी गम में डूबी हुई थी क्योंकि पापा उसे बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, और वो ही उसका इकलौता सहारा थे। मगर उसने एक मजबूत पत्नी की तरह मेरा साथ दिया था। मम्मी तो पापा की मौत के बाद बिल्कुल ही टूट कर रह गई थी। वो सारा दिन पापा की फोटो लेकर बैठी रहती थी और रोती रहती थी। घर के हालात अब धीरे धीरे खराब होने लगे थे क्योंकि पापा की पेंशन आने में अभी बहुत समय था और मेरी नौकरी अभी पक्की नहीं हुई थी। उन्हीं दिनों मेरा बाहर जाने का वीज़ा लग गया था, जो मैंने पापा के कहने पर ही अप्लाई किया था, क्योंकि पापा चाहते थे कि मैं न्यूयॉर्क जाकर अपना करियर बनाऊं और खूब पैसा कमाऊं। तो वीज़ा देखकर मुझे खुशी तो हुई थी, मगर मेरा दिल उदास भी था। मुझे अपनी ये खुशी अपने पापा के साथ सेलिब्रेट करनी थी और मेरी यही खुशी देखने के लिए मेरे पापा मौजूद नहीं थे। दूसरा ये था कि मुझे सुमन और मम्मी को भी यहाँ अकेले छोड़कर जाना पड़ रहा था। उन दोनों का भी तो अब मेरे अलावा कोई सहारा नहीं था। मैंने सुमन से इस बारे में बातचीत की तो उसने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी। वो चाहती तो मुझे कह सकती थी कि तुम हमें अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? आपके जाने के बाद हमें कौन देखेगा?
लेकिन उसने कहा था कि दीपक, आप फ़िक्र मत करो, मैं मम्मी जी का ख़्याल रखूँगी, आप बस अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। ये मौका बार-बार नहीं मिलता। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी कि आप न्यूयॉर्क जाने के बाद खूब तरक्की हासिल करो। आपने अपने भविष्य के लिए जो सोचा हुआ है, वैसा ही हो और आप हमेशा खुश रहो, ताकि पापा जी की आत्मा को शांति मिल सके। सुमन की समझदारी ने मेरा फैसला आसान कर दिया था। मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन जाने से एक रात पहले सुमन बहुत ज़्यादा उदास थी। वो मेरे सीने पर सर रखकर काफ़ी देर तक रोती रही थी और बार-बार अपनी मोहब्बत का इज़हार करती रही। मैं जानता था कि वो यहाँ अकेली रह जाएगी और वो नहीं चाहती कि मैं उसे अकेला छोड़कर जाऊं, लेकिन वो भी मेरे भविष्य के सपनों के आगे मजबूर थी और हमेशा मेरी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। मैंने उसे तसल्ली दी थी कि मैं जल्द ही उसे भी अपने पास बुला लूंगा या फिर इतना पैसा कमा कर आऊंगा कि हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अगली सुबह मैंने मम्मी और सुमन से आखिरी मुलाकात की थी। मम्मी भी मुझे गले लगाकर खूब रोई थी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा था और ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। सुमन दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। मैं भी बहुत उदास था। इस तरह उन दोनों को छोड़कर जाते हुए मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर जब मैं घर से बाहर निकलने लगा, तो वो दौड़कर मेरे पास आई थी और मेरे हाथ में एक लॉकेट थमाते हुए बोली कि ये मेरी माँ जी का लॉकेट है। वो हमेशा इसे अपने पास रखती थी और मरने से पहले उन्होंने अपना ये लॉकेट मुझे दिया था और कहा था कि इसमें भगवान जी की फ़ोटो है, इसे हमेशा अपने गले में पहने रखना, भगवान हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसलिए मैं इस लॉकेट को हमेशा पहने रखती हूँ, लेकिन अब मैं ये आपको दे रही हूँ, आप इसे अपने पास हमेशा रखना, भगवान आपकी हिफाजत करेगा। मैंने मुस्कुराकर वो लॉकेट अपनी जेब में रख लिया था और घर से निकल पड़ा था। रास्ते भर मेरा दिल घर में अटका रहा था, मगर एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद मुझे आगे बढ़ा रही थी। न्यूयॉर्क पहुंचकर मैंने दिन रात काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मेरी एक अच्छी कंपनी में असिस्टेंट की जॉब लग गई थी। मेरा काम यहाँ पर काफ़ी मुश्किल था। ये जगह मेरे लिए नई थी और यहाँ पर लोग भी मेरे लिए अनजान थे, मगर मुझे घर पैसे भेजने थे, कामयाब होना था, इसलिए मैंने हर तकलीफ बर्दाश्त की थी। मैं रोज़ रात को घर पर फ़ोन किया करता था, मम्मी और सुमन से बात करता था। शुरू के कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा था, मगर फिर धीरे धीरे बातों का रुख बदलने लगा था। एक दिन मैं काम से वापस थका हारा अपने रूम पर वापस आया, तो मैंने सोचा कि मम्मी से बात कर लूं ताकि थकावट थोड़ी दूर हो जाए। मैंने कॉल मिलाई तो मम्मी की आवाज़ बहुत भरी हुई थी, जैसे वो रो रही हों। मैं तो घबरा गया था और उनसे पूछने लगा कि मम्मी, क्या हो गया है? आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? मम्मी ने सिसकते हुए कहा कि बेटा, कहाँ कुछ ठीक हो सकता है? जब से तुम चले गए हो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे इस घर की हर चीज़ खामोश हो गई है। और तुम्हारी पत्नी, तुम तो चले गए हो विदेश और मुझे यहाँ इस लड़की के सहारे छोड़ दिया है। मम्मी की बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया था। मैंने पूछा, मम्मी, आप किस लड़की की बात कर रही हो? कौन लड़की? मम्मी ने गुस्से से कहा, अरे भूल गए, वही तुम्हारी पत्नी सुमन, जिसे तुम बहुत शरीफ और मासूम समझकर गए थे। मैंने कहा, मम्मी, सुमन को क्या हुआ? मम्मी कहने लगी, अरे उसे भला क्या होगा, ये पूछो कि ये क्या किया है उसने। मैंने कहा, मम्मी, आप क्यों पहेलियां बुझा रही हो? मुझे बताओ ना कि क्या हुआ है, और आप सुमन के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? वो तो बहुत अच्छी है। मम्मी बोली, हाँ तुम्हारे सामने तो वो अच्छी ही थी, लेकिन अब तुम्हारे जाने के बाद उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो सारा दिन अपने कमरे में पड़ी सोती रहती है, घर का कोई काम काज भी नहीं करती और मुझसे जानकर पूरे घर के काम करवाती है, खाना भी नहीं बनाती, यहाँ तक कि सुबह सवेरे पूजा पाठ करने के लिए भी नहीं उठती है। अरे बेटा, उसने तो जैसे हमारे घर को कूड़े का ढेर समझ लिया। घर में गंदगी पड़ी रहती है, लेकिन उसे तो जैसे किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। मैं ही घर की सफाई करती हूँ, मैं ही खाना बनाती हूँ और मैं ही कपड़े धोती हूँ। लेकिन आज मैंने उसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, आज मैं काम नहीं कर सकती और ज़रा तुम मुझे एक कप चाय बना दो। तो तुम्हारी पत्नी मुझे आगे से बातें सुनाने लगी और कहने लगी कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। मम्मी की बातें सुनकर तो मेरा दिमाग चक्कर खा गया था। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था कि सुमन ऐसा भी कह सकती है।
वो मेरी मम्मी से घर के काम करवाती है और खुद आराम से रहती है। मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल सकती। और सुमन, वो तो मेरी मम्मी की सेवा करते थकती ही नहीं थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिलहाल तो मैंने मम्मी को तसल्ली दी थी और कहा था कि मम्मी, आप परेशान न हो, मैं उससे बात करता हूँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई हो। मैंने मम्मी से तो बात खत्म करके फ़ोन बंद कर दिया था, लेकिन सुमन को फ़ोन मिलाया था। उसने कॉल उठाई तो उसकी आवाज़ बहुत खुशी से भरी हुई लग रही थी। उसने कॉल उठाते ही कहा, हेलो दीपक, कैसे हैं आप? उसके शब्दों में मोहब्बत और अपनापन था, मगर मेरे दिमाग में मम्मी की बातें गूंज रही थी। मैंने ठंडे शब्दों में कहा, मैं ठीक हूँ सुमन, तुम कैसी हो? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मम्मी को तंग कर रही हो, वो बीमार है और तुम उनसे घर के काम करवा रही हो। मेरी बात सुनकर सुमन कुछ देर के लिए खामोश हो गई थी। फिर कहने लगी कि दीपक, आपको ये सब किसने कहा? मैं तो सुबह से जागी हुई हूँ और घर के कामों में लगी हुई हूँ। मम्मी जी के लिए खाना बनाकर ही कमरे में थोड़ी देर के लिए आराम करने आई हूँ। मैंने गुस्से में कहा कि देखो सुमन, मुझसे झूठ मत बोलो। मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती। पता है, वो रो रही थी। तुमने ज़रूर उनके साथ बदतमीज़ी की है, तभी तो उन्होंने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। सुमन ने दबी हुई आवाज़ में कहा, दीपक, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है। भगवान जानता है कि मैंने कभी उफ तक नहीं की है। शायद मम्मी जी को कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो उनका हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। मैंने सख्ती से कहा, बस सुमन, मुझे आगे कोई सफाई नहीं चाहिए। आइंदा मुझे मम्मी की तरफ से तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सुमन की बात को सुने बिना ही कॉल कट कर दी थी। अगले कुछ दिनों में ये सिलसिला अब रोज़ का रूटीन बन गया था। जब भी मैं मम्मी को फ़ोन करता था, तब मम्मी सुमन की नई नई शिकायतें करती थी। कभी कहती थी कि तुम्हारी पत्नी घंटों तक किसी से फ़ोन पर बातें करती है, तो कभी कहती थी कि वो तुम्हारे भेजे हुए पैसों का हिसाब मुझसे मांगती है, और कभी कहती कि वो मोहल्ले वालों के सामने मेरी बुराइयां करती है। मम्मी की बातें सुन सुनकर मेरे दिल में सुमन के खिलाफ नफरत का बीज बोया जाने लगा था। मैं सोचता था कि मम्मी आखिर क्यों झूठ बोलेंगी। मुझे अपनी मम्मी की बातों पर हमेशा से ही भरोसा रहा था। वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, और सुमन तो अभी कल की आई हुई लड़की है। ज़रूर इसमें ही कोई खराबी है। मेरी मम्मी कुछ गलत नहीं करती। सुमन ज़रूर मेरे जाने का फ़ायदा उठा रही है। इधर मैं यह सब कुछ सोच रहा था और उधर सुमन बिल्कुल खामोश रहने लगी थी। जब मैं उसे फ़ोन करता था और डांटता था, तो वो आगे से एक शब्द भी नहीं बोलती थी, बस खामोशी से सुनती रहती थी। उसकी ये खामोशी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मुझे लगता था कि वो अपनी गलती मान रही है। ज़रूर सभी गलतियाँ उसी की तरफ से होती हैं, तभी तो वो मेरी डांट पर खामोश रहती है। क्योंकि जब किसी इंसान की गलती नहीं होती, तो वो अपनी सफाई में ज़रूर बोलता है। लेकिन मैं ये भूल गया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफाई देना पसंद नहीं करते, बस वक्त और हालात के साथ समझौता करके खामोश रहते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा हुआ है और वो कितनी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है। मेरा व्यवहार उसके साथ दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था, और यही वो दरार थी जो हमारे रिश्ते को खोखला कर रही थी। मैंने फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और मेरे माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैंने एक गहरी सांस लेकर सुमन का नंबर मिलाया, तो कुछ घंटे के बाद उसने फ़ोन उठा लिया था। उसकी आवाज़ में वही हमेशा जैसी नरमी थी। हेलो दीपक, कैसे हैं आप? मैंने उसके सवाल का जवाब दिए बिना सीधा उस पर वार किया था। सुमन, तुम आखिर घर के काम क्यों नहीं करती हो? मैंने सुना है कि तुम सारा दिन फ्री बैठी रहती हो और मोबाइल चलाती रहती हो। मेरी मम्मी बीमार हैं, तुम उनसे काम करवाती हो। ये सुनकर दूसरी तरफ एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई थी। फिर उसकी कांपती हुई आवाज़ आई, दीपक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सुबह 6 बजे से उठकर रात के 11 बजे तक घर का काम करती रहती हूँ। मम्मी जी को तो मैं पानी का गिलास तक उठाने नहीं देती। मैंने गुस्से से कहा, देखो सुमन, मुझे सफाइयाँ मत दो। मेरी मम्मी कभी झूठ नहीं बोल सकती। वो बूढ़ी हैं और बीमार हैं। अगर उन्होंने शिकायत की है तो ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा कि तुम वहाँ ऐश करो और मेरी माँ को तकलीफ़ में रखो। सुमन ने रोती हुई आवाज़ में कहा कि दीपक, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कभी काम चोरी नहीं की है और मम्मी जी की बात भी हमेशा मानी है। शायद मम्मी जी को कोई गलतफहमी हुई है।
मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत न हो। उसकी आवाज़ में जो दर्द था, वो मेरे दिल को छू गया था और मुझे लगा था कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सख्त हो रहा हूँ। मैंने अपना अंदाज़ कुछ नरम करते हुए कहा था कि देखो सुमन, मैं 7 समुंदर पार बैठा हुआ हूँ, मुझे घर के हालात के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन मम्मी की बातें सुनकर मेरा खून खौल जाता है। मैं अपने पापा को तो खो चुका हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी तकलीफ हो। तुम प्लीज़ उनका ख्याल रखा करो। वो बूढ़ी हैं और कमज़ोर हो गई हैं। तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो। सुमन ने फ़ौरन कहा कि जी जी दीपक, आप बेफ़िक्र रहिए। मैं आइंदा और ज़्यादा ध्यान रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप हमसे दूर रहो। मैं आपके लिए परेशान हूँ। आपका सुकून मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। उसकी बात ने मेरे गुस्से पर ठंडा पानी डाल दिया था और मैंने कुछ इधर-उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया था। मेरा दिल अब कुछ हल्का सा हो गया था। मैंने सोचा था कि शायद सच में कोई छोटी-मोटी गलतफ़हमी हो गई होगी, जो वक़्त के साथ दूर हो जाएगी। लेकिन मेरी ये गलतफ़हमी अगले ही दिन चकनाचूर हो गई थी, जब मम्मी का फ़ोन आया और वो फूट-फूट कर रो रही थी। मैं तो घबरा गया था और उनसे पूछने लगा कि मम्मी क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? मम्मी ने हिचकियों के बीच कहा कि बेटा, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। ये लड़की मुझे जीने नहीं देगी। मैं अपना सामान बांध रही हूँ। मैं किसी वृद्ध आश्रम में चली जाऊंगी या फिर सड़क पर भीख मांग लूंगी, लेकिन इसके ताने नहीं सुन सकती। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। मैंने दांत पीसते हुए पूछा, मम्मी उसने अब क्या कह दिया? मम्मी ने रोते हुए कहा कि बेटा, मैंने उसे कहा था कि दीपक ने जो पैसे भेजे हैं उनमें से कुछ मुझे भी दे दो, ताकि मैं अपनी दवाई ला सकूं। लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि दीपक पैसे मेरे लिए भेजते हैं, आपके लिए नहीं। तुम्हारे भेजे हुए पैसों का सारा हिसाब किताब वो खुद रखती है और मुझे एक एक पाई के लिए तरसाती है। मुझे कहती है कि मैं उस पर बोझ हूँ। ये सब सुनकर तो जैसे मेरे बदन में आग लग गई हो। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी वो माँ जिसने अपनी जवानी मेरे लिए कुर्बान कर दी थी, जिसने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया था, आज वो कुछ पैसों के लिए अपनी बहू के आगे हाथ फैला रही है और वो उसे धुतकार रही है। अब मुझे सुमन की शक्ल से भी नफरत महसूस होने लगी थी। मैंने मम्मी को तसल्ली दी थी और कहा था कि मम्मी, आप रोइए मत। मैं कसम खाता हूँ कि आपकी आंखों से गिरने वाले एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। आप कहीं नहीं जाओगी। वो घर आपका है और आप उस घर की मालकिन हो। मैं अभी उससे बात करता हूँ। मम्मी ने मासूम बनते हुए कहा कि नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे और सताएगी। बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारे सिवा किसी का सहारा नहीं। मैंने मम्मी को बड़ी मुश्किल से चुप करवाया था और फिर फ़ोन बंद कर दिया था। मेरा गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। मैंने उसी समय सुमन को फ़ोन मिलाया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया था। मेरा शक यकीन में बदल गया था कि ज़रूर उसने मम्मी के साथ बदतमीज़ी की है और अब मेरे डर से वो फ़ोन नहीं उठा रही है या फिर उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मैं कमरे में टहलने लगा था और गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा फ़ोन नज़रअंदाज करे। मैंने लगातार 10 बार उसे फ़ोन किया था, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मेरे दिमाग में तरह-तरह के ख़्याल अपनी जगह बनाने लगे थे। मुझे लग रहा था कि सुमन ने शादी से पहले जो मासूमियत का नकाब पहन रखा था, वो अब उतर चुका है और उसका असली रूप सामने आ रहा है। मैं सारी रात सो नहीं सका था। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मेरा ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अभी उड़कर इंडिया पहुंच जाऊं और सुमन को घर से निकाल दूं। दोपहर के समय मेरे मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो सुमन की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। कहाँ थी तुम? और कल से मैं पागलों की तरह तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ और तुम महारानी की तरह फ़ोन नहीं उठा रही। तुम समझती क्या हो खुद को कि मैं यहाँ बेवकूफ़ बैठा हूँ जो तुम्हारी चालाकियाँ नहीं समझता? सुमन कुछ देर खामोश रही थी और फिर धीमी आवाज़ में बोली, दीपक, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं दवाई लेकर लेटी हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई। मोबाइल भी साइलेंट पर था। मैंने हंसते हुए ताने भरे अंदाज में कहा, वाह क्या बहाना है, तबीयत खराब थी। अरे तुम तो हट्टी कट्टी हो, तुम्हें क्या बीमारी हो सकती है सिवाय काम चोरी के? मेरी मम्मी वहाँ बीमार पड़ी हुई हैं और तुम अपनी झूठी बीमारी का नाटक करके मुझे बेवकूफ़ बना रही हो।
सुमन ने कांपती हुई आवाज में कहा, दीपक, भगवान के लिए मेरी बात तो सुनिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में बुखार था। मैंने गुस्सा करते हुए आगे कहा, बस बंद करो अपनी ये बकवास, मैं सब जान चुका हूँ। तुम मेरी मम्मी को सताती हो, उनसे पैसे छुपाती हो, उन्हें बोझ समझती हो। याद रखना सुमन, मैं अपनी मम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम जैसी हजारों पत्नियां मेरी माँ की जूती की खाक के बराबर भी नहीं है। सुमन ने रोते हुए कहा कि दीपक, मम्मी जी झूठ बोल रही हैं, मैंने कभी भी उन्हें बोझ नहीं समझा। मैं तो उन्हें अपनी माँ की जगह समझती हूँ। उनके पास ही आपके सारे पैसे होते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने चीख कर कहा कि खबरदार, जो मेरी मम्मी को झूठा कहा। अगर अब तुमने एक शब्द भी और कहा अपनी सफाई में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने गुस्से से फ़ोन काट दिया था और उसे ब्लॉक करने का सोचा, मगर फिर रुक गया था। मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मम्मी की बातें मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया, तो सुमन मेरी मम्मी को मार डालेगी या फिर उन्हें घर से निकाल देगी। अगले ही दिन मैंने दोबारा सुमन को कॉल मिलाई। मैं ये फैसला कर चुका था कि आज आर या पार की बात होगी। घंटी बजती रही और काफी देर के बाद फोन उठाया गया। मैंने सख्त शब्दों में पूछा, कहाँ थी तुम इस समय? सुमन की आवाज नींद में डूबी हुई महसूस हो रही थी। वो बोली, दीपक, मैं सो रही थी। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सोचा कि दोपहर के 2 बज रहे हैं, ये तो खाने का टाइम होता है। मम्मी जरूर किचन में गर्मी में जल रही होंगी, खाना बना रही होंगी, और ये महारानी एसी वाले कमरे में आराम से सो रही है। मुझे अपनी मम्मी का बूढ़ा और कमजोर चेहरा याद आ गया, जो गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ा हुआ होगा। मैंने बिना सोचे समझे चिल्लाकर कहा, सो रही थी तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी बूढ़ी माँ इस समय किचन में काम कर रही होगी और तुम वहां मजे से कमरे में अपनी नींद पूरी कर रही हो। तुम उस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। तुमने मेरी जिंदगी दुश्वार बना दी है। मैंने सोचा था कि तुम मेरे घर को स्वर्ग बना दोगी, मगर तुमने तो उसे नर्क बना दिया। सुमन कुछ बोलने ही वाली थी, उसने सिर्फ इतना कहा था कि दीपक, मेरी बात तो सुनिए। मैंने उसकी बात को वहीं अधूरा छोड़ दिया। मैं गुस्से में इस कदर अंधा हो चुका था कि मुझे उसकी आवाज़ भी जहर लग रही थी। मैंने उसकी बात काटते हुए वो शब्द कह दिए जो किसी भी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। मैंने चीख कर कहा कि सुमन, मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। मैं जल्द ही डिवोर्स के पेपर तैयार करवाकर तुम्हें भेजता हूँ और तुम्हारी मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है। मेरा घर छोड़कर चली जाओ, तुम मेरे काबिल नहीं हो। दूसरी तरफ से एकदम से सन्नाटा छा गया। मैं हाँफ रहा था, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि वो अभी चीखेगी, रोएगी, रिक्वेस्ट करेगी, अपने किए की माफ़ी मांगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फ़ोन के उस पार न कोई शिकायत थी, न कोई शिकवा था, न कोई चीख थी, न कोई बद्दुआ थी। बस कुछ लम्हों की भारी खामोशी थी जो मेरे कानों में गूंज रही थी, और एक बहुत ही धीमी और टूटी हुई आवाज़ आई, ठीक है। ये 2 शब्द मेरे कानों से टकराए और साथ ही फ़ोन की लाइन भी कट गई थी। मैं हाथ में मोबाइल पकड़े बुत बनकर खड़ा रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। उसने ना कोई सफाई पेश की थी, ना वो रोई थी, बस ठीक है कहकर सब कुछ खत्म कर लिया था। मुझे कोई पछतावा भी नहीं था। उस समय मुझे लगा कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है, अपनी मम्मी को एक जालिम औरत से छुटकारा दिलवा दिया। मैंने खुद को तसल्ली दी थी कि ऐसी औरत के साथ यही होना चाहिए था। जो मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, वो मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। मैंने उसी समय मम्मी को फ़ोन किया था और बताया था कि मैंने सुमन को तलाक देने का सोच लिया है। मैं डिवोर्स के पेपर तैयार करवाकर उसे भेज दूंगा और वो हमारे घर से भी चली जाएगी। मम्मी ने सुनकर एक लम्हे के लिए खामोशी जाहिर की थी और फिर रोते हुए मुझे आशीर्वाद देने लगी कि जीते रहो बेटा, तुमने मुझे बचा लिया, वरना तो वो मुझे मार देती। अच्छा हुआ जान छूट गई मेरी अब उससे। अब तुम सुकून से रहो, मैं तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लेकर आऊंगी। सुमन उस दिन मेरे घर से रोती हुई निकली या खामोशी से, ये तो मैं नहीं जानता था और न ही मैंने जानने की कोशिश की थी। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और अपने काम में बिजी हो गया था। मैंने डिवोर्स के पेपर बनवाकर उसे भेज दिए थे। 3 साल तक मैं न्यूयॉर्क में ही रहा था। मैंने घर मुड़कर भी नहीं देखा था। मम्मी के पास मैं ढेर सारे पैसे कमाकर भेजता रहा था ताकि वो ऐश करें और उन्हें सुमन की कमी महसूस न हो। मैंने अपना करियर बनाया, दिन रात एक करके प्रमोशंस हासिल किए। कामयाबी मेरे कदम चूम रही थी। मैंने इंडिया में एक बहुत अच्छा घर भी बनवा लिया था
और अपना अलग से बिजनेस भी शुरू करने का प्लान बना रहा था ताकि हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाऊं। इन 3 सालों में मैंने कभी भी सुमन के बारे में नहीं सोचा था। शायद मैं सोचना भी नहीं चाहता था। कभी कभी रात की तन्हाई में उसकी वो आखिरी आवाज़ ठीक है मेरे कानों में गूंजती थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन होती थी। मगर मैं फौरन मम्मी की कही हुई बातें याद कर लेता था और ख़ुद को रिलैक्स कर लेता था कि मैंने जो किया सही किया। मम्मी अक्सर फ़ोन पर कहती थी कि बेटा, अब तुम वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, बिल्कुल तुम्हारे स्टैंडर्ड की है। अब तुम जल्दी से आकर दूसरी शादी कर लो। मैं भी यही चाहता था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं और उस कड़वे समय को भुला दूं। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब मैं अपना सब कुछ समेटकर इंडिया वापस लौटा। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस में था। मेरे पास पैसा था, कामयाबी थी और भविष्य के सुनहरे सपने थे। एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा तो मुझे लगा कि मैंने दुनिया जीत ली है। घर पहुंचकर मैंने मम्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। मैंने उनके लिए लाए हुए गिफ्ट्स निकाले और कहा कि मम्मी, अब आपका बेटा यहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मैंने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मुझे जॉब मिल जाएगी। अगले ही दिन मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। मैं स्टैंडर्ड कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने गया। मेरा इंटरव्यू बहुत ही शानदार रहा था। पैनल मेरे एक्सपीरियंस और काबिलियत से बहुत इम्प्रेस हुआ था। उन्होंने मुझे इस समय ऑफर लेटर दे दिया था और सैलरी भी मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मैं मिठाई का डब्बा लेकर घर पहुंचा और मम्मी को खुशखबरी सुनाई। मम्मी का चेहरा खिल उठा था। वो बोली, देखा मेरे बेटे की किस्मत कितनी अच्छी है। उस मनहूस के जाने के बाद तुम्हारे रास्ते खुल गए। अब बस तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं सुख का सांस लूँ। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये खुशी बहुत मामूली है और अगले ही दिन कंपनी में मेरा सामना किससे होने वाला है। अगली सुबह मैं टाइम से पहले कंपनी में पहुंच गया था। मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था कि अपनी मेहनत से इस कंपनी में भी अपना नाम बनाऊंगा। मैं अपने केबिन में बैठा फाइल्स को देख रहा था। ऑफिस का एक कलीग मेरे पास आया और बोला, यार, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इस कंपनी में जॉब मिली है। यहाँ की मालकिन तो बहुत सख्त उसूलों वाली औरत है, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, अच्छा? मैं तो समझा था कि यहाँ का मालिक कोई आदमी होगा। मेरे कलीग ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं, ये कंपनी एक औरत चलाती है और क्या कमाल की चलाती है। बहुत ही कॉन्फिडेंस और हिम्मत वाली है। उनकी आंखों में एक मजबूती है जो सामने वाले को इम्प्रेस कर देती है। मैंने दिल में सोचा कि बहुत ही होनहार औरत होगी, किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी होगी या शायद बाहर से पढ़कर आई होगी, जिसकी परवरिश बहुत ही शानदार तरीके से हुई होगी। अभी अचानक ऑफिस में हलचल मची और सब अपनी अपनी सीटों से खड़े हो गए थे। मैं भी इज्जत के साथ खड़ा हो गया था। बताया गया था कि मैडम आ रही हैं। हॉल का दरवाज़ा खुला और कुछ लोगों के घेरे में एक औरत अंदर दाखिल हुई थी। उसके कपड़े बहुत सिंपल थे, मगर वो बड़े घमंड के साथ चल रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो ज़मीन पर नहीं बल्कि अपनी जीत पर चल रही हो। वो मेरे करीब से गुजरी और मेरा चेहरा उसकी तरफ उठा तो मेरा सर चकरा गया था। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने से आती हुई इंसान कोई और नहीं थी। वो बुज़दिल मासूम सी लड़की सुमन थी, जिसे मैंने 3 साल पहले डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। मेरा सांस गले में अटक गया था। ये वो सुमन तो थी ही नहीं जिसे मैं जानता था। वो डरी सहमी लड़की जो ऊंची आवाज़ से भी कांप जाती थी, आज उसके चेहरे पर बेहद कॉन्फिडेंस था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और मजबूती थी जैसे किसी ने उसे तोड़ा ही नहीं, बल्कि आग में तपाकर कुंदन बना दिया हो। वो सीधी चलती हुई अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई थी और मैं वहीं पत्थर का होकर रह गया था। ये कैसे पॉसिबल था? एक अनाथ गांव की लड़की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन कैसे बन सकती है? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ था और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि जैसे समय भी वहीं थम गया है और मेरा गुजरा हुआ कल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, एक नए और ताकतवर रूप में। मीटिंग शुरू हुई तो सुमन ने बोलना शुरू कर दिया था। उसका अंदाज नया और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो इंग्लिश में बात कर रही थी और इतनी तेजी से कि मैं हैरान रह गया था। मैं तो समझता था कि वो गांव के किसी छोटे स्कूल की टीचर है, मगर यहाँ तो वो बिजनेस के सीरियस मामलात पर ऐसे डिस्कशन कर रही थी
जैसे वो इसी दुनिया के लिए बनी हो। उसने कंपनी के गिरते हुए ग्राफ पर बात की और एम्प्लॉयज से उनकी राय पूछी। इस दौरान मेरा ध्यान उसकी बातों से ज्यादा उसकी पहचान पर था। मैं बार बार उस सुमन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो मेरी माँ के ताने खामोशी से सुनती थी, जो मेरे आगे सर झुकाकर खड़ी रहती थी। मगर वो सुमन वहां नहीं थी। वहां एक मजबूत चट्टान जैसी औरत थी, जिसकी आंखों में आंसुओं की जगह फैसले चमक रहे थे। मीटिंग के दौरान एक बार फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरे हाथ पांव ठंडा पड़ गए थे। उसने डायरेक्ट शब्दों में मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर दीपक, आपकी पुरानी कंपनी का एक्सपीरियंस अच्छा है, मगर मुझे यहाँ रिजल्ट चाहिए, बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आप मेरी कंपनी के स्टैंडर्ड पर पूरे नहीं उतरे तो आपके घर जाने में देर नहीं लगेगी। उसकी आवाज़ में वही रौब था जो एक मालिक का अपने नौकर के लिए होता है। उसके शब्दों में जरा सी भी लचक या पहचान नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सूखी हुई जुबान को हरकत देते हुए कहा कि जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसने मेरी बात सुने बिना ही अपनी नजरें फेर ली थीं और अगली फाइल की तरफ ध्यान देने लगी। मगर मैं वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। मेरे दिमाग में तूफान खड़ा हो चुका था। मैं खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब एक सपना है, मगर वो हकीकत थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उससे बात करूंगा। मैं जानता था कि ये सब क्या है, वो यहाँ कैसे पहुंची और वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। मैं तेजी से उठा और उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गया था, जहाँ वो अभी अभी गई थी। ऑफिस के बाहर खड़ी चपरासी ने मुझे रोकने की कोशिश की थी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से परमिशन मिलते ही मैं अंदर दाखिल हो गया था। वो अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। मुझे अंदर आता हुआ देखकर उसने सर उठाया और उसके माथे पर अनजाने एक्सप्रेशन उभर आए थे। उसने सख्त शब्दों में पूछा कि मिस्टर दीपक, आपने अंदर आने की परमिशन किससे ली और आपको क्या काम है? मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया था और मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, सुमन, तुम सुमन हो ना? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि तुम यहाँ हो और इस मुकाम पर हो। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं दीपक हूँ तुम्हारा। मेरे मुंह से पति का शब्द निकलते निकलते रह गया था, क्योंकि अब मैं उसका पति नहीं था, मगर फिर भी मेरा गुजरा हुआ कल उसके साथ जुड़ा हुआ था। सुमन ने अपनी कुर्सी पीछे की और खड़ी हो गई। उसका कद मुझे अपने कद से बड़ा महसूस होने लगा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर ठंडे शब्दों में कहा, मिस्टर दीपक, इस ऑफिस में सुमन नाम की कोई लेडी नहीं है। यहाँ सिर्फ मैडम सुमन है जो इस कंपनी की मालिक है, और आप यहाँ एक मामूली एम्प्लॉय हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें और सिर्फ काम की बात करें। मैंने फौरन कहा, सुमन, तुम नाटक क्यों कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम गांव से यहाँ तक कैसे पहुँची और तुमने मुझे इग्नोर कैसे किया। क्या तुम्हारे दिल में थोड़ा भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? सुमन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट उभर आई थी, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हजारों ताने छुपे हुए थे। उसने टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, एहसास? और तुम? मिस्टर दीपक, एहसास तो उस दिन मर गया था जब तुमने मेरी बात सुने बिना फोन पर मुझे डाइवोर्स देने के लिए कहा था। तुमने तो मुझे कचरे की तरह अपनी जिंदगी से फेंक दिया था। अब तुम किस हक से सवाल कर रहे हो? मैंने शर्मिंदगी और गुस्से की मिली जुली कंडीशन में कहा, सुमन, तुम जानती हो कि मैंने वो सब क्यों किया था। तुमने मेरी मम्मी के साथ जो किया था, कोई भी बेटा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम उन पर कितना जुल्म करती थी। मैंने वो कदम गुस्से में उठाया था। सुमन की आंखों में एकदम शोले से आ गए थे। उसने टेबल पर हाथ मारते हुए तेज आवाज में कहा, बस मिस्टर दीपक, अपनी सफाइयाँ अपने पास रखिए। आपकी माँ ने क्या कहा और आपने क्या सुना, अब मेरे लिए बेमतलब है। हकीकत यह है कि आपने एक बार भी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। आपने फैसला सुना दिया और मैंने मान लिया। अब आपको क्या तकलीफ है? मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ और अपनी मेहनत से हूँ, आपके एहसानों से नहीं। मैंने नरम पड़ते हुए कहा कि सुमन देखो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलत फहमी हुई है। मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर मैंने जल्दबाजी की, लेकिन तुम बताओ तो सही कि तुमने डिवोर्स के बाद क्या किया और तुम इतनी अमीर कैसे हो गई हो? सुमन ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। उसने मेरी तरफ नफरत और तरस भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम मर्द हमेशा यही समझते हो कि औरत तुम्हारे बिना अधूरी है। तुमने सोचा होगा कि डाइवोर्स के बाद मैं गांव जाकर रोती रहूंगी या भीख मांगूंगी, मगर तुम भूल गए थे दीपक
कि जिसके सर पर माता पिता का साया न हो और पति भी धुतकार दे, उसे फिर जमाना जीना सिखा देता है। मेरी एजुकेशन मेरी ताकत थी, जिसे तुम और तुम्हारी माँ ने कभी अहमियत नहीं दी। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी और इसी समय मेरे ऑफिस से बाहर जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। मैं वहां से निकलना नहीं चाहता था। मेरे अंदर हजारों सवाल मचल रहे थे। मुझे अब अपनी मम्मी की बातों पर शक होने लगा था, क्योंकि जो औरत इतनी हिम्मतदार और मेहनती हो, जो पूरी कंपनी को संभाल सकती हो, वो घर के छोटे कामों से क्यों घबराएगी और मेरी मम्मी जैसी बूढ़ी औरत पर जुल्म क्यों करेगी। सुमन के शब्दों की सच्चाई मेरे दिल को चीर रही थी। मैंने जाते जाते रुककर कहा कि सुमन, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं सच जानकर रहूंगा। मुझे अब लग रहा है कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने मेरी तरफ देखे बिना फाइल खोली और कहा, गलती नहीं मिस्टर दीपक, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। ऐसा पाप जिसकी माफ़ी अब मुमकिन नहीं है। आप जा सकते हैं। मैं बोझल कदमों से ऑफिस से बाहर निकला तो मेरा सर चकरा रहा था। मैं सीधा घर नहीं जाना चाहता था। मैं पार्क में जाकर बैठ गया था और पुराने समय की बातें उलटने लगा था। मुझे याद आया कि शादी के शुरू के दिनों में सुमन किस तरह घर के काम करती थी। वो तो कभी थकती भी नहीं थी। फिर मेरे जाने के बाद अचानक वो कामचोर कैसे हो गई। मम्मी की बात और सुमन की मौजूदा पहचान में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुझे अपने अंदर एक कमी महसूस हुई थी। मैंने सोचा कि मैंने एक तरफा फैसला करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। अगले कुछ दिन मैं ऑफिस में सुमन को देखता रहा था। वो सबसे इज्जत के साथ पेश आती थी, लेकिन मुझसे हमेशा एक फासला रखती थी। मुझे ऑफिस के पुराने एम्प्लॉय से सुमन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली थी जिन्होंने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मैं कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था कि एक पुराना अकाउंटेंट मेरे पास आकर बैठा और बातों ही बातों में सुमन की तारीफ करने लगा। उसने बताया कि जब सुमन मैडम इस कंपनी में आई थी तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वो टूटी हुई थी, मगर उनके काम की लगन ने सबको हैरान कर दिया था। मैंने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, अंकल जी, ये कंपनी तो मिस्टर हरमन सिंघानिया की थी ना, तो फिर ये सुमन के पास कैसे आ गई? अकाउंटेंट ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा कि बेटा, ये बड़ी लंबी कहानी है। हरमन सिंघानिया सर सुमन मैडम को अपनी बेटियों से बढ़कर मानते हैं। उन्होंने सुमन मैडम में वो हुनर देखा जो किसी में नहीं था। मगर असल बात तो ये है कि सुमन मैडम ने इस कंपनी के लिए ऐसी कुर्बानी दी थी कि हरमन सिंघानिया साहब ने अपनी वसीयत ही बदल दी थी। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने पूछा, कैसी कुर्बानी? अंकल मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। अकाउंटेंट ने लंबी आह भरी और बोला, वो सब तो ठीक है बेटा, मगर तुम क्यों इतना जानना चाहते हो? मैंने बात घुमाते हुए कहा कि अंकल, बस ऐसे ही, मेरी पुरानी जानने वाली है, गांव की रिश्तेदार है। उसी समय मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि सुमन ने उस दिन ऑफिस में कहा था कि मेरी एजुकेशन ही मेरी मजबूती थी। मैंने सच्चाई की तह तक पहुंचने का फैसला कर लिया था। मैं जानना चाहता था कि आखिर इन 3 सालों में ऐसा क्या जादू हुआ कि एक तलाकशुदा लड़की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई, और हरमन सिंघानिया का उससे क्या रिश्ता था। शाम को जब छुट्टी हुई तो मैंने देखा कि सुमन अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी। मैंने हिम्मत करके फिर उसका रास्ता रोका। इस बार मैंने कोई जज्बाती बात नहीं की थी, बल्कि सीधा कहा था कि सुमन, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे बस इतना बता दो कि हरमन सिंघानिया ने तुम्हें ये कंपनी क्यों दी? आखिर तुम्हारा उनसे क्या संबंध था? ये सवाल सुनते ही सुमन के चेहरे का रंग बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और गर्व जैसा समय तैरने लगा था। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसके अंदाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी सीरियसनेस थी। उसने कहा, दीपक, तुम सच जानना चाहते हो तो कल सुबह जल्दी ऑफिस आ जाना। मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगी जहाँ से मेरी नई जिंदगी शुरू हुई थी, और तुम्हें बताऊंगी कि जिसे तुमने गवार समझकर छोड़ा था, उसने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का दिल कैसे जीता। और हाँ, ये भी बताऊंगी कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ असल में क्या किया था। तैयार रहना सच सुनने के लिए, क्योंकि सच तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा। ये कहकर वो गाड़ी में बैठी और निकल गई थी। मैं वहीं खड़ा रह गया था और आने वाली सुबह का इंतजार करने लगा, जो मेरी जिंदगी का सबसे भारी दिन साबित होने वाला था। मेरी आंखों में नींद का एक झोंका भी नहीं आया था। करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई थी। मेरे दिमाग में सुमन के वो शब्द गूंज रहे थे कि सच तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होगा। मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या सच है जो मैं नहीं जानता था,
क्या मेरी मम्मी ने सच में मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था? अगर ऐसा है तो क्यों? माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटे का घर क्यों उजाड़ेगी? इन्हीं ख्यालों से मैं सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर सीधा ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। मेरा दिल किसी हथौड़े की तरह पसलियों से टकरा रहा था। आज मेरी जिंदगी का फैसला होने वाला था। आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। जब मैं कंपनी पहुंचा तो ऑफिस अभी पूरी तरह खुला भी नहीं था, मगर सुमन वहां मौजूद थी। मैं उसके केबिन में गया। वो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे कोई तूफान गुजर जाने के बाद की खामोशी हो। उसने बिना कोई बात कहे टेबल के ड्रॉर से एक पुरानी डायरी और कुछ कागजात निकालकर मेरे सामने रख दिए थे और एक गहरी और बोझल सांस लेते हुए बोली, दीपक, ये वो सबूत है जो मैं तुम्हें 3 साल पहले दिखाना चाहती थी, मगर तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से वो कागजात उठाए थे। वो बैंक स्टेटमेंट थी जो मेरे उस अकाउंट की थी जिसमें मैं न्यूयॉर्क से पैसे भेजता था। मैंने ध्यान से देखा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इन स्टेटमेंट में हर महीने की बड़ी बड़ी रकम निकलवाई गई थी और ये डेट वही थी जब मैं अपनी मम्मी को दवाइयों और घर के खर्चे के लिए पैसे भेजता था। मैंने हकलाते हुए पूछा, सुमन, ये सब क्या है? पैसे तो मम्मी निकलवाती थी, तो ये कहाँ जाते थे? सुमन ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, दीपक, तुम्हारी मम्मी बीमार नहीं थी और ना ही उन्हें पैसों की कोई कमी थी। ये सारा पैसा वो अपने जुए के शौक में उड़ा रही थी और कुछ रकम वो तुम्हारे मामा को भेज रही थी, जिन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वो इन पैसों को डबल कर देंगे। मैंने जब पहली बार मम्मी जी से पूछा तो वो मुझ पर भड़क उठी थी। उन्हें डर था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मैं उनकी पोल खोल दूंगी। बस यही वजह थी कि उन्हें मेरी पढ़ाई से चिढ़ थी। वो चाहती थी कि घर में कोई ऐसी बहू आए जो अंगूठा छाप हो और उनसे कोई सवाल ना करे। इसलिए उन्होंने तुम्हें मेरे खिलाफ करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर तो मेरा सर चकरा रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। मेरी वो माँ जो फ़ोन पर रो रो कर दवाइयों के पैसे मांगती थी, वो दरअसल मुझे लूट रही थी और उस चोरी को छुपाने के लिए उन्होंने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया था। मैंने डायरी खोली तो उसमें सुमन के आंसुओं से भीगी हुई लिस्ट देखी थी, जिसमें उसने वो सारे जुल्म लिखे हुए थे जो मेरी गैर मौजूदगी में उस पर किए गए थे। उसने लिखा था कि कैसे मम्मी उसे भूखा रखती थी और दीपक के सामने लाचार बन जाती थी। मुझे लगा जैसे ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे लगा जैसे ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं शर्मिंदगी के बोझ तले दबता जा रहा था। सुमन ने मेरी खामोशी को भांपते हुए आगे कहा, दीपक, जिस दिन तुमने मुझे डाइवोर्स दी थी, उस दिन मैंने तुम्हारी मम्मी जी को ये कहते हुए सुना था कि शुक्र है जान छूटी। अब मैं अपने बेटे की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाऊंगी जो मेरी मुट्ठी में रहेगी। ये सुनकर मैं टूट गई थी। मुझे तुमसे ज़्यादा अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था कि मैंने किस इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जो अपनी माँ के एक झूठे आंसू पर अपनी पत्नी की 1000 सच्चाइयों को कुर्बान कर गया। मैंने भीगी हुई आंखों के साथ सुमन की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज़ में कहा कि सुमन, मुझे माफ़ कर दो। मैं अंधा हो गया था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपनी माँ से जाकर पूछूंगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? हरमन सिंघानिया ने तुम्हें ये सब कुछ क्यों दिया? क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? सुमन की आंखों में एक चमक उभर आई थी, जो उसके बीते हुए कल की मेहनत और मशक्कत की निशानी थी। उसने गर्व से सर उठाया और कहा कि नहीं दीपक, मेरा उनसे खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि इंसानियत और भरोसे का रिश्ता था। जब तुमने मुझे घर से निकाला तो मेरे पास सर छुपाने को जगह नहीं थी। मैं सड़कों पर मारी मारी फिरती रही थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपनी डिग्रियों की फाइल उठाई और नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे छोटी मोटी जगह से धुतकार दिया गया था, मगर फिर मैं इस कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए आई थी। हरमन सिंघानिया उस समय बहुत परेशान थे। उनका मैनेजर कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा था, मगर वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। मैंने अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ फाइलों में गड़बड़ नोट की। मैं अभी नई थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके हरमन सर से टाइम मांगा था और उन्हें वो सारी गलतियां दिखाई थी जो उनका मैनेजर कर रहा था। हरमन सर हैरान रह गए थे, क्योंकि जिस काम को उनके बड़े बड़े एडिटर्स नहीं पकड़ सकते थे, वो एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट ने पकड़ लिया था। उन्होंने मुझे उसी समय प्रमोट करके असिस्टेंट मैनेजर बना दिया था। मैंने हैरानी से सुमन का चेहरा देखा।
वो बोलती जा रही थी और उसके अंदाज में अब दुख की जगह कॉन्फिडेंस आ गया था। वो बोली, मैंने दिन रात मेहनत की, मैंने अपना घर-बार भुलाकर सिर्फ कंपनी को ही अपना मकसद बना लिया था। हरमन सिंघानिया के बच्चे बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं थे। वो उनकी दौलत के इंतज़ार में थे कि कब उनका बाप मरे और वो उनकी जायदाद बाँट लें। मगर हरमन सर ने मुझ में वो बेटी देखी जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुई थी। जब उन्हें पैरालाइज़ का अटैक हुआ तो उनके सगे बेटों ने उन्हें अस्पताल में छोड़ दिया, मगर मैं उनकी सेवा करती रही। मैं महीनों तक अस्पताल में उनके पैरों के पास बैठी रही और वहीं से कंपनी के काम भी संभालती रही। सुमन की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया था। सुमन ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि हरमन सर ने सेहतमंद होने के बाद मुझे बुलाकर कहा था कि सुमन, तुमने मेरी जान भी बचाई है और मेरी कंपनी भी। आज से तुम मेरी पार्टनर हो। उन्होंने मुझे 50% दे दिए थे। मैंने मना भी किया था, मगर उन्होंने मुझे अपनी कसम देकर मना लिया था। फिर मेरी मेहनत रंग ले आई और कंपनी ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की। हरमन सर की डेथ से पहले उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी मेरे नाम कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे कंपनी को डुबो देंगे और मैं उसे बुलंदियों पर ले जाऊंगी। मैंने कुर्सी से उठकर सुमन के कदमों में बैठने की कोशिश की थी और रोते हुए कहा, सुमन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम जो सज़ा दोगी वो मुझे स्वीकार है, लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस आने का एक मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगा। मैं मम्मी को छोड़ दूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा, बस तुम मुझे छोड़ना मत। सुमन ने पीछे हटते हुए मुझे रोका और उसकी आंखों में अपनी नरमी की जगह एक अटल फैसला था। उसने कहा कि नहीं दीपक, अब बहुत देर हो चुकी है। जिस दिन तुमने मुझे तलाक के पेपर्स भेजे थे, उसी दिन तुम्हारी सुमन मर गई थी। ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये मिसेस सुमन दीपक शर्मा नहीं है, बल्कि इस कंपनी की मालकिन सुमन है। और टूटी हुई चीज़ जुड़ सकती है, मगर उनमें पड़ी हुई दरारें कभी नहीं भरती। तुमने मेरा मान तोड़ा था, तुमने मेरे चरित्र पर शक किया था और शक का कोई इलाज नहीं होता। मैंने बच्चों की तरह बिलखते हुए कहा, सुमन, मैं कसम खाता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। मैं सुधर गया हूँ। देखो, मैं वापस आ गया हूँ। हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। मगर सुमन ने इनकार में सर हिला दिया था और एक ऐसी बात कही थी जिसने मेरे शरीर को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, दीपक, अगर तुम सच में सच्चे होते तो 3 साल में एक बार तो पलटकर मेरी खबर लेते। तुमने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूं या मर गई। तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे। आज भी जब तुम मेरे पास आए हो तो शायद इसीलिए कि मैं एक कामयाब औरत हूँ। अगर आज मैं किसी सड़क पर भीख मांग रही होती तो क्या तुम मुझे अपना लेते? उसकी बात सुनकर मेरी जुबान गूंगी हो गई, क्योंकि उसके सवाल में एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई थी। फिर मुझे पता चला कि सुमन ने डिवोर्स के बाद इसी कंपनी में जॉब शुरू की थी, तो इसी कंपनी के मालिक ने सुमन का कामकाज और उसकी समझदारी देखकर उसे एक कंपनी सौंपी थी जिसमें 50% पार्टनरशिप भी दी थी। लेकिन फिर सुमन ने इतनी तरक्की की कि ये पूरी कंपनी उसकी हो चुकी थी। मालिक सुमन को अपनी बेटियों की तरह समझता था। सुमन की वजह से उसने बिजनेस में बहुत तरक्की हासिल कर ली थी। अलग से कई कंपनियां भी बन गई थी। इसी वजह से ये कंपनी पूरी तरह से सुमन एक खुददार और कुर्बानी देने वाली लड़की थी जिसे मैंने खो दिया था। ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं, हर उस लड़की की है जो खामोशी से कुर्बानी देती है और वो खुद को साबित करती है। और हर उस मर्द के लिए सबक है जो कुछ भी सुनने से पहले फैसला कर लेता है। मैंने अपनी माँ के साथ सारे संबंध खत्म कर दिए। सच्चाई पता चलने के बाद उनको बता दिया था कि आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, आपके झूठ की वजह से, आपके झूठे लालच की वजह से। लेकिन अब मैं आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। आप अपने जुए की दुनिया में बिजी रहो। मेरी माँ को मुझे उनसे अलग होने का बेहद अफसोस है, लेकिन वो अपनी हरकतों से आज भी बाज नहीं आई हैं और मैं आज भी सुमन से दूर हूँ और अपनी गलतियों पर पछता रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।